प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर जुखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करने के साथ ही कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद भाजपा के राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को कटघरे में घेरने के बाद हिंसा की जांच सीआईडी को सौंपी गई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की थी मांग। बिहार के सासाराम में रामनवमी के दौरान हिंसा का मामला, शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू, अब स्थिति नियंत्रण में। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम का दौरा किया रद्द। सिलीगुड़ी में आज से G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में आए प्रतिनिधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और क्षमताओं से होंगे रूबरू। और आईपीएल के 16वें संस्करण में उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं आज पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम भोपाल में चल रही संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन के रूप में एक सौगात देंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को एक और सौगात देने वाले हैं। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जिसके कारण भोपाल से दिल्ली तक पहुंचने में अब और कम समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और एक नए भारत के निर्माता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रधानमंत्री इस ट्रेन को रवाना करेंगे। पूरे प्लेटफॉर्म पर रेड कारपेट लगाया गया है। संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 11वीं खेप है जिसको भोपाल से हरी झंडी दिखाई जाएगी। भोपाल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली ये ट्रेन सफर करेगी और वंदे भारत ट्रेन सुसज्जित ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है और तमाम वो सुविधाएं उसमें हैं जो एक विकसित देशों में ट्रेनों में देखने को मिलती हैं। यही वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहां से प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
ये देखिए तस्वीरों में आपके सामने वंदे भारत ट्रेन अब आपके सामने है। यही वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है भारत की 11वीं खेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भोपाल से रवाना करेंगे। ट्रेन की अगर बात की जाए तो भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग चुकी है और तमाम सुविधाएं, तमाम जो हाईटेक सुविधाएं जो हैं वो इस ट्रेन में देखी जा सकती हैं। भोपाल से दिल्ली तक का सफ़र जो है वो ये ट्रेन कम कर देगी, यानी कि करीब 708 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 708 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 7 घंटे 45 मिनट या 7 घंटे 50 मिनट में उसको पूरा ये ट्रेन करेगी। भोपाल के लोगों की अगर बात की जाए जो दिल्ली का सफ़र तय करते हैं, अभी तक राजधानी और शताब्दी ट्रेनें जो थी वो तेज़ गति से दिल्ली पहुंचाने वाली ट्रेनें थी, लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो एक और रफ्तार जो है वो भोपाल के यात्रियों को मिलेगी, भोपाल की रेल सुविधा को मिलने वाली है। इसके अलावा जो यात्री यानी कि जब प्रधानमंत्री इस वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे तो कुछ बच्चे हैं, छात्र हैं और कुछ रेलवे के पेंशनर्स हैं, वो इसमें ट्रैवल करेंगे, वो इसमें विदिशा तक का सफ़र तय करेंगे और बहुत उत्साहित हैं वो बच्चे, क्योंकि लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसके बारे में वो अब तक सुना करते थे, अब उसको उसमें बैठने का उनको मौका मिलेगा, उस रफ्तार को जानने का मौका मिलेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट बन चुका है, वैसे ही चीते की रफ्तार की तरह दौड़ने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का सफ़र उनके लिए बहुत सुखद होने वाला है और उत्साहित उनकी बातों से वो नजर आते हैं। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है और इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो एक सितारा उसकी शान में और जुड़ जाएगा। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जिस वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे उसके लोको पायलट भी काफ़ी उत्साहित हैं। लोको पायलट से भी विशेष बात की हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वंदे भारत ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना करेंगे, वो ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। पायलट्स यहां पर रेडी हैं और प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? संजय सिन्हा। सर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है देश की और प्रधानमंत्री आज इसको रवाना करेंगे। कितना उत्साह आपके लिए खासतौर से अगर देखें, और रेलवे की स्पीड को लेकर ये ट्रेन कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? इस समय सबसे ज़्यादा उत्साह इस बात का है कि इस ट्रेन को हमने खुद भारतीयों ने बनाया है और बहुत ही सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर है इसका, और इसका फ़ायदा बहुत टाइम पे पड़ेगा और चूँकि बहुत कम समय में ये बहुत अच्छी चलेगी और आगे चल के 180 की जगह जब 200 स्पीड से चलेगी तो ये एक हिसाब से सेमी बुलेट हो जाएगी। तो इस तरह की ट्रेन जब हमारे द्वारा चलाई जा रही है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। क्या खासियत इस ट्रेन की बाकी ट्रेनों से अलग? देखिए, हाई स्पीड ट्रेन तो है ही, हम देख रहे हैं बहुत हाईटेक ट्रेन है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो बाकी ट्रेनों से अलग इस ट्रेन में मिलेंगी? सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा स्टेशनों पे शंटिंग करके इंजन बदलने का जो समय लगता था, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड इसमें कैब है। दूसरा, ये पूरी गाड़ी जो है ये इंटरकनेक्टेड है तो सवारी को आने जाने के बहुत फैसिलिटीज़ हैं। तीसरा, इसकी कपलिंग्स जो हैं वो रिजिड कपलिंग है तो इसलिए इसमें झटके नहीं आएंगे। चौथा, इसमें रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं जो बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म्ड, और साथ में इससे हम करंट बना के वापस तारों में भेज देते हैं तो हम इससे करंट भी बना देंगे। और इन सब के साथ में इसमें अनाउंसमेंट फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकता है ड्राइवर और गार्ड से। इस तरह की मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी गई हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और एसी कंफर्ट अगर आपको कम ज़्यादा है, साउंड का अगर कम ज़्यादा है तो ये सॉफ्टवेयर सब चीज़ को एडजस्ट करता है। सब चीज़ को एडजस्ट करता है। तो सेंसर लगे हुए हैं। आइए आपको थोड़ा ट्रेन को दिखाते हैं किस तरह की ये पूरी वंदे भारत ट्रेन है। पायलट के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये पूरा उसका डब्बा है जो बड़ा हाईटेक नज़र आ रहा है। भारतीय रेलवे आपका स्वागत करता है।
भारतीय रेल आपका स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और जब प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे तो इन्हीं सीट्स पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्रों को बुलाया गया है, वो छात्र इन पर बैठेंगे और कुछ रेलवे के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो लोग इसमें मौजूद होंगे और तमाम वो सुविधाएं जो विकसित देशों में देखा जाए तो वहाँ की ट्रेनों में देखने को मिलती हैं या बुलेट ट्रेन में होती हैं, उससे भले उतनी ना हो लेकिन उससे कम भी यहाँ पर सुविधाएं वो नहीं है, वो इस ट्रेन में है। और भारत की स्पीड को बताती हुई ये ट्रेन है और भोपाल मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो रेल सुविधाओं को एक बहुत बड़ा विस्तार ये ट्रेन देने वाली है, एक गति बहुत बड़ी ये ट्रेन देने वाली है। कैमरामैन सुनील सक्सेना के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए अब कुछ दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जुखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लालडेंगा केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भड़की हिंसा को लेकर एक्शन तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है। शुक्रवार को भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग की थी। हावड़ा में रामनवमी जुलूस की शोभा यात्रा में पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। हालात सामान्य हैं, चीजें कंट्रोल में है, जीटी रोड में ट्रैफिक नॉर्मल है और हम लोग यहाँ पे आसपास के एरिया में 144 का अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। पुलिस का पेट्रोलिंग है, रेगुलर एरिया डोमिनेशन चल रहा है जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस है और जो एक वातावरण 2 दिन में जो तैयार हुआ था वो पूरा नॉर्मल हो जाए, इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग चल रही है। जहां से भी जो खबर आ रहा है, हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं, उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कोलकाता पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रियंक ने बताया कि शुक्रवार को कोलकाता के तिलजिला इलाके में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक कार्यवाही करने के बजाय पुलिस बल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अंदर नहीं जाने दे रहे। स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन बच्चे के घर के दरवाजे पे बैठ गई है। हम लोगों को बच्चे से, उसके परिवार से बात नहीं करने दे रही। आपका हाथ जोड़ के भी विनती की? मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनती किया था कि हमें अपना काम करने दीजिए। आपके पास 10 दिन थे, घटना 10 दिन पुरानी है, 10 दिन में स्टेट कमीशन आ सकता था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आ सकती थी। जब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हम तभी आए हैं, उसके बावजूद वो हमको बात नहीं करने दे रहे हैं। हमने प्रोटोकॉल ऑफिसर से बोला है कि यहाँ पे अधिकारियों को बताएं और हमने जब ये बात हमसे सवेरे भी बोली थी, कल भी बोली थी, 28 तारीख को भी बोली थी, 30 तारीख को भी बोली थी, लेकिन वो केवल पुलिस से गुंडागर्दी कराने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। वहीं बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान कल 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों और दुकानों में आग लगा दी। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बिहार शरीफ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं। पूछिए, जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स भारत सरकार देगी, लेकिन बिहार की सरकार सोई हुई है और हमको आज बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम जो सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर था उसको स्थगित करना पड़ रहा है। बड़ा दुख के साथ सूचित करना है। नवादा का कार्यक्रम हमारा होगा। नवादा में जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन 144 लगाकर
नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम दूसरे को यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे और इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और केंद्रीय गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है वहाँ पर रद्द हो गया है, उसी को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। बजट 2023 में की गई घोषणाओं के बाद आज से बहुत से नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसमें नई कर व्यवस्था का आना, डेप्ट म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव, कस्टम ड्यूटी में होने वाले बदलाव और इससे प्रोडक्ट्स पर होने वाले असर, एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत जैसे नियम शामिल हैं। तो नई आयकर व्यवस्था, करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था आज से डिफॉल्ट रूप से लागू हो गई है। इससे टैक्स पेयर के टैक्स स्लैब में बदलाव आ गया है। साथ ही 7 लाख तक के आय पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के लिए आयकर विभाग को आवेदन देना होगा। और आपको बता दें कि मानक कटौती, पहले जहां 50,000 रुपये तक की मानक कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही रहती थी, अब आज से ये नई कर व्यवस्था में भी लागू हो गई है। इससे दोनों तरह के कर व्यवस्था में करदाताओं को लाभ मिलेगा। जीवन बीमा, आज से 5 लाख रुपए से अधिक की बीमा के वार्षिक प्रीमियम आयकर योग्य होंगे। ये नया आयकर नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग, नया वित्तीय वर्ष ऑनलाइन गेमर के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक नई आयकर धारा 115 BBJ को पेश किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नकद, वस्तु, वाउचर या कोई अन्य लाभ पर 30% की दर से कर लगेगा। साथ ही ये कर TDS के रूप में लिया जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड, आज से लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड को टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो गए हैं। यानी कि अब इसे शॉर्ट टर्म टैक्स बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। और वहीं ई गोल्ड रसीद और हॉलमार्क, अब तक अगर आप सोने में निवेश कर रहे थे और मन मना रहे थे कि इसे ई स्वर्ण रसीद में बदलकर टैक्स लाभ उठाएं, तो आपको बता दें कि इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब भौतिक सोने को ई स्वर्ण रसीद में बदलने पर कोई पूंजीगत कर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हॉलमार्क से जुड़े नियमों में भी बदलाव आ गया है। आज से 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा और दुकानदारों को इसी मार्क के गहने बेचने की इजाजत दी गई है। इससे आभूषण को ट्रैक करना आसान होता है और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। बता दें कि इससे पहले मार्केट में 4 अंकों वाले हॉलमार्क वाले गहने चलन में थे। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज से अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। और नए कस्टम नियम की अगर हम बात करें तो आज से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर नए कस्टम ड्यूटी लागू हो गए हैं, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, ईयरबड्स की कीमतों में कमी आने वाली है। और अब हम आपको बताएंगे सेकंड हैंड कार के नियम के बारे में। सेकंड हैंड कार के नियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज से वाहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। अब डीलरों को मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र NOC, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। एक्सप्रेसवे में भी नियम बदले हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा आज से महंगी हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देश भर में टोल शुल्क में वृद्धि की गई है। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सरकारी पोर्टल जैम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद वित्त वर्ष 2022-2023 में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही।
केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल शुरू किया था। आज एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय निर्यात 60 लाख करोड़ को पार कर गया है और सरकारी पोर्टल जैम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एक साल में 2 लाख करोड़ को पार कर गई। करीब करीब 5-6 दिन पहले हमने 750 बिलियन US डॉलर का निर्यात, लगभग 750 बिलियन यानी 60 लाख करोड़ के आसपास हमने पार किया, 60 लाख करोड़ रुपीस। अब वो भी बढ़ के फाइनल फिगर्स आने जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं, वो 765 बिलियन के आसपास होगा जब फाइनल फिगर आएगा। Where we have this wonderful achievement, 2 lakh crores procurement by the government within 12 months, only in 1 year, through the government e-marketplace, truly reflects the thinking of Prime Minister Shri Narendra Modi, who is very demanding that governments have to be run with the highest level of integrity and transparency, participation by all across the country from the remotest corners of India in the government procurement cycle. पीयूष गोयल ने आगे कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने से विश्व में भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मौका है कि हम G20 के माध्यम से नए भारत के चित्र को दुनिया के सामने पेश कर सकें। G20 के पहली जो बैठक थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, उसका 3 दिवसीय बैठक मुंबई में हुई। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी समन्वय बनाने वाली चर्चा हुई और हमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, एक अच्छा मौका बनेगा भारत के वर्चस्व को, भारत की साख को पूरी दुनिया में पेश करने का, पूरी दुनिया में माहौल बनाने का जिसमें भारत के नए भारत के उभरते हुए चित्र का परिचय दुनिया के हर देश तक पहुंचे। अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि भारत को तोड़ना देश विरोधियों का उद्देश्य है और केजरीवाल इसका एक मोहरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल के लिए जेल का दरवाजा बहुत करीब दिख रहा है और जेल जाने का अगला नंबर उनका है। बिखराना ये किनका उद्देश्य है? ये भारत विरोधियों का उद्देश्य है और अरविंद केजरीवाल उसके मोहरे दिख रहे हैं। दूसरी बात, हमें एक बार बार मन में आशंका हो रही क्योंकि इस व्यक्ति के 2 सबसे करीबी लोग आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के इतने गहरे हैं कि इनको कोर्ट भी बेल भी नहीं देती है। ये झूठ बोल बोल करके अपने को किसी तरह जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो साक्ष्य है उसके आधार पे ये लंबे समय तक जाएंगे और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए जेल का दरवाजा बहुत करीब दिख रहा है, कई ऐसे मामले हैं जिन पे इन पे बहुत बड़ी बड़ी शंकाएं हैं, देश विरोधी, अलगाववादी। ऐसे में मुझे यह भी लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल पहले से अपने डिफेंस में एक आवरण तैयार कर रहे हों। इससे भी हम इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 26,500 करोड़ रुपए के ऑपरेशन पर पिछले वर्ष के 24,620 करोड़ रुपए के ऑपरेशन के मुकाबले अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राजस्व में 8% वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को अद्वितीय बताया है और HAL की पूरी टीम की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अद्वितीय, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूरी टीम के जोश और उत्साह की सराहना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए पहुंचने पर खुशी जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात
15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उत्कृष्ट, भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हमने 1,60,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी है। साथ ही विद्यालय के पास अपनी ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि कितने लोग स्कूल में पढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए हो सके तो बेसिक शिक्षा विभाग इसका एक पोर्टल तैयार करे, ये कहा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ पर यह बात कही। के अंतर्गत अब तक हम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं, उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। प्रयागराज के संजय मार्केट में आज सुबह भीषण आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ
देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।